आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और हम जानते हैं कि आप में से बड़ी संख्या में लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं और आपके मन में यह बात भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला हमारे देश में जिसके वो हकदार थे। और बहुत सारी ताकतें ऐसी थीं जो उस समय भी उनके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन वो हमारे देश के नायक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज ही के दिन उनके विमान की दुर्घटना हुई थी और उनके विमान की दुर्घटना के साथ ही अंग्रेजों के हाथों से अपनी शर्तों पर आजादी छीनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि आजादी हमारा अधिकार है, हम उसे अपने अधिकार की तरह लेंगे, भीख में नहीं लेंगे। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद, हालांकि उनकी मृत्यु विवादित है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, यह जांच का विषय है, लेकिन तो भी उनकी इस विमान दुर्घटना के 2 साल बाद हमें आजादी तो मिली, लेकिन वो अपने अधिकार के तौर पर कम और एक तोहफे के तौर पर ज्यादा हमने प्राप्त की। आज हम आपके सामने यह सवाल लेकर आए हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, जिसके कि वो पूरे हकदार थे, तो देश में आज स्थितियां कितनी अलग होती। और अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत का बंटवारा होने देते, क्या भारत 2 टुकड़ों में बंटता, क्या पाकिस्तान का निर्माण होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो? कल्पना कीजिए अगर वो होते तो क्या होता। क्या आप जानते हैं कि जिस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, ऐसा जो कहा जाता है, वो विमान उस समय थाईलैंड के बैंकॉक से वियतनाम और ताइवान होते हुए सोवियत रूस जा रहा था। असल में वो रूस जाना चाहते थे, रशिया जाना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ऐसे समय में जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार मान ली, तब भारत की आजादी के लिए सोवियत रूस ही आखिरी उम्मीद बचा था और वही उनकी मदद कर सकता था। और यह सारा घटनाक्रम 15 अगस्त 1945 को शुरू हुआ था। यह वो दिन था जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए जापान और जर्मनी जैसे देशों से सैन्य और दूसरी मदद ले रहे थे। वो किसी से भी मदद लेने को तैयार थे, बशर्ते कि भारत आजाद हो जाए। इसलिए वो जापान के आत्मसमर्पण से सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि इसके साथ ही उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ था। तो आप सोचिए, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अंग्रेजों के साथ थे और एक धड़ा भारत में ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ था। 15 अगस्त 1945 को जब दिल्ली में अंग्रेज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें बधाइयां दे रहे थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने थाईलैंड से सोवियत रूस जाने का फैसला किया और इसी दौरान 18 अगस्त को सोवियत रूस जाते हुए ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा जाता है कि इसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस की यह कहते हुए आलोचना करती थी कि वो हिटलर जैसे तानाशाह के साथ हैं, जो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन नेताजी का कहना था कि वो उन सभी देशों और ताकतों के साथ हैं जो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिला सकते हैं। और इसीलिए नेताजी ने जब जापान और जर्मनी की मदद ली तो उनका मकसद सिर्फ भारत को आजाद कराना था, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना था। और इसीलिए आज हमने अभी आपको देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया। ब्लैक एंड व्हाइट में आज आप ये समझिए कि उस दौरान कौन अंग्रेजों के साथ था और कौन अंग्रेजों के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी को लेकर 2 तरह के संघर्ष हुए। एक संघर्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम तब दिया गया था। और इस आंदोलन के 2 बड़े चेहरे थे, पहले महात्मा गांधी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि इसी आंदोलन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाने की नींव रखी थी। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी भी ईमानदारी से बताया नहीं गया। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में
सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया और इस सरकार में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब हम आपको चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा की सबसे करीब से खींची गई तस्वीरें दिखाते हैं। आप यहां बैठकर अपने घर पर या अपने घर की छत से अक्सर चंद्रमा को देखते हैं, चांद को देखते हैं, लेकिन चांद असल में कैसा दिखता है ये देखिए। इसरो की तरफ से आज 2 नए वीडियो जारी किए गए हैं, जिनमें एक वीडियो 15 अगस्त का है और दूसरा वीडियो है 17 अगस्त का। और इन दोनों ही वीडियोस में चंद्रयान 3 से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की सतह और चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान की स्थिति को दिखाया गया है, उसकी पोजीशन को दिखाया गया है। और इन दोनों वीडियोस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चांद का मुखड़ा आखिर दिखता कैसा है और चांद पर कितने दाग हैं। इसरो के मुताबिक अभी चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी है 157 किलोमीटर, वो जिस रेडियस पर इस समय घूम रहा है। हालांकि डी बूस्टिंग की प्रक्रिया में जैसे जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और इसकी गति कम होती जाएगी तो चंद्रमा से इसकी ये दूरी और भी कम होगी और आज सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर से सिर्फ 30 किलोमीटर हो जाएगी। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा, और यह लैंडिंग 23 अगस्त को भी हो सकती है और 24 अगस्त को भी यह लैंडिंग हो सकती है, इसलिए अपने कैलेंडर में 23 अगस्त और 24 अगस्त का जो तिथि है उसे अभी से आप मार्क करके रख लीजिए। 23 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि चंद्रमा पर अभी रात है और 23 अगस्त को वहां सुबह होगी, यानी सूर्य की किरणें वहां पर पड़ेंगी। और इसी दौरान चंद्रयान 3 का लैंडर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और फिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसरो का कहना है कि डी बूस्टिंग की जिस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 की गति कम होगी, उसका पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 20 अगस्त को शुरू होगा। साउथ पोल पर जिस जगह चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, उसी जगह से 120 किलोमीटर दूर रशिया का लूना 25 भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी इस दौरान दुनिया के 2 मून मिशंस जो हैं वो चंद्रमा पर लैंड करेंगे, एक भारत का और एक रशिया का। लेकिन रशिया का जो लूना 25 है उसकी लैंडिंग चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को हो जाएगी और लूना 25 भी चंद्रमा से कुछ ही कदम दूर इस समय है। और रशिया के इस अंतरिक्ष यान ने भी पहली बार अपने कैमरे से चंद्रमा की तस्वीरें भेजी हैं। जो उसने तस्वीरें भेजी हैं लूना 25 ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और रशिया तो एक दूसरे को अपने मून मिशन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को आज ये अफसोस हो रहा है कि उनका देश इतना सक्षम नहीं है कि वो भी चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेज सके। अभी हमने आपको बताया कि रशिया का जो मून मिशन है वो भी भारत के मून मिशन के साथ साथ वहां पर पहुंचने वाला है। और लूना 25 ने जो तस्वीरें भेजी हैं, अब आप उन तस्वीरों को देखिए। ये जो चंद्रमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लूना 25 के कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। अब आप रशिया की नजर से, रशिया के मून मिशन की नजर से चंद्रमा को देखिए। तो चंद्रमा की जो सतह है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहां से जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब पास से आप उसकी सतह को देखते हैं तो ऐसी तस्वीर मिलती है। अब एक ऐसी खबर जो बहुत चिंता में डालने वाली खबर है और यह खबर भारत के हर नागरिक को देखनी चाहिए।
भारत में अचानक होने वाले हार्ट अटैक से मौतों की घटनाओं ने अब वाकई में डराना शुरू कर दिया है और पिछले 2 दिनों में 2 पायलट्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और बड़ी अजीब स्थिति में हुई है। इनमें पहली घटना नागपुर की है। नागपुर में 17 अगस्त को एक विमान का पायलट नागपुर एयरपोर्ट से पुणे के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और वो बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुका था। उसे ये फ्लाइट उड़ानी थी, लेकिन तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई और इसकी वजह से फ्लाइट को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तो अब आप सोचिए, पहली बात जो इसमें सोचने वाली है वो तो ये है कि पायलट को कुछ मिनटों के बाद ये फ्लाइट उड़ानी है, विमान उड़ाना है और उससे ठीक पहले उसे हार्ट अटैक आ जाए। अब ये सोचिए कि यही हार्ट अटैक अगर और आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद आया होता, तब ये पायलट अपने कॉकपिट में होता और वहां ये हार्ट अटैक आता। ये कितनी डरा देने वाली स्थिति है। इससे यह पता चलता है कि एक तो ये पता चलता है कि जिंदगी जो है वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो है इससे समझ में आती है वो ये कि पायलट की मौत हो गई, फ्लाइट थोड़ी देर के लिए रुकी रही और उसके 14 मिनट के बाद इस फ्लाइट ने एक दूसरे पायलट के साथ टेक ऑफ कर लिया। यानी उसी वक्त 14 मिनट के बाद एक दूसरा पायलट आया और वो इस फ्लाइट को टेक ऑफ करके उड़ाकर ले गया। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख ये है कि दुनिया कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं। इंसान ये सोचकर जीवन जीता रहता है कि वो सदा के लिए यहां रहेगा और अगर वो किसी दिन नहीं रहा या वो नहीं पहुंचा अपने काम पर तो पूरा काम रुक जाएगा। आपको भी कई बार ये लगता होगा कि अगर आप नहीं रहेंगे तो एक बहुत बड़ा काम रुक जाएगा। जहां भी जिस दफ्तर में आप काम करते हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी जिंदगी रुक जाएगी। ये हमें अक्सर गलतफहमी रहती है और हम जीवन भर अपने जिंदगी में ऐसे ही तनाव लेते रहते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो आप देखिए, हकीकत में जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। ये पायलट हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई और 14 मिनट के बाद दूसरे पायलट के साथ ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा इशारा है आपके लिए। जीवन क्षण भंगुर होता है, यानी क्षण में समाप्त होने वाला होता है, लेकिन इंसान इसे ऐसे जीता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। 40 वर्ष का ये पायलट भी जब अपने घर से निकला तो इसे सीने में थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसकी फ्लाइट का समय हो रहा था, इसलिए वो बेचैनी होने के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद अपने घर से निकल गया और एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि उसका कर्तव्य उसे बुला रहा था, उसका काम उसे बुला रहा था और वो जानता था कि वो नहीं पहुंचा तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो इसी एयरपोर्ट पर उसी की एयरलाइन ने 14 मिनट के बाद ही दूसरे पायलट के साथ इस फ्लाइट को रवाना कर दिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इस घटना में दूसरी चिंताजनक बात यह है कि यह पायलट काफी फिट और एक्टिव था और हार्ट अटैक आने से एक दिन पहले ही इस पायलट ने 4 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाई थी, जिसके बाद उसे 27 घंटे का आराम दिया गया और एक बार फिर वो नागपुर से पुणे के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही एक घटना 16 अगस्त को भी हुई, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरलाइन के एक पायलट को दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट में हार्ट अटैक आ गया और उसकी फ्लाइट में ही मौत हो गई। इस पायलट की उम्र 51 वर्ष थी और वो भी पूरी तरह फिट था। हालांकि जिस समय इस पायलट की मौत हुई उस समय वो इस फ्लाइट में एक अतिरिक्त क्रू मेंबर के रूप में मौजूद था, यानी वो इस फ्लाइट को उड़ा नहीं रहा था, एक पैसेंजर की तरह बैठा था। भारत में पिछले 2 वर्षों में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिनमें अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आता है। कोई नाच रहा है, कोई दफ्तर में बैठा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी फ्लाइट उड़ाने के लिए एक पायलट जैसे अभी आपने देखा, कोई जिम में है, कोई खाना खा रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आता है और कुछ ही सेकंड में मौत हो जाती है। भारत में हर साल करीब 28,000 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है और पिछले 10 वर्षों में हार्ट अटैक की वजह से मौत के मामलों में करीब 54% की वृद्धि हुई है।